back to my YouTube channel. Myself Sunil Bharadwaj. I am the faculty of physics. Today I will discuss with you mechanics, a very important topic for exam point of view. Mechanics of a system of particles. अगर ये आपको आर्टिकल अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है तो आपको सारे आर्टिकल अगले क्या आएंगे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो हम बात करते हैं कि अगर इस तरीके से कोई भी एक सिस्टम है, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक प्लेन है, प्लेन के अंदर आपके पास में क्या चीज़ है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई और ये क्या चीज़ है आपके ओरिजिन है। तो कोई पार्टिकल है जो आई पार्टिकल है, जिसको हम क्या कहते हैं ith पार्टिकल, हैविंग द पोजीशन वेक्टर आर आई, और एक आपका पार्टिकल है क्या, ये आपका पार्टिकल हो गया jth पार्टिकल, जिसकी पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा आर जे रहेगा। ये दोनों केसेस में आपने देखा एक सिस्टम है जिसके अंदर दो तरीके के पार्टिकल लाई करते हैं, एक ith पार्टिकल और एक क्या है jth पार्टिकल है। अगर हम बात करें इसके अंदर आपके पास में ये क्या चीज़ है, इसको हम बोलते हैं सेंटर। इसका मतलब इसको बोलेंगे कैपिटल आर क्या चीज़ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इसके अंदर आपको देखा होगा इस तरीके से क्या चीज़ है, बहुत सारे पार्टिकल इसके अंदर क्या करते हैं बेटा, लाई करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा इस तरीके से। जब हम किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम ये मान के चलते हैं, लेट अस कंसीडर कैपिटल एन particles are lying in a system. Let F एक्सटर्नल मतलब F ही, ये इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। जब आपके पास में ये एक्सटर्नल फोर्स इस पर आप अप्लाई करोगे तो अगर हम बात करें हैं सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स रहेंगे, अगर मैं बात करूं मास की तो एम आई बी द मास ऑफ द सिस्टम। ये आपको पता चल गया होगा, जो एम आई है वो क्या चीज़ है, मास है। मास इसका मतलब ith पार्टिकल। तो अगर हम जब इसको कंसीडर करते हैं आर आई इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल, कैपिटल आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, एंड आर जे इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द jth पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन, ये आप कह सकते हो रिस्पेक्टिवली। अगर मैं बात करूं इसके अंदर सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, अ पॉइंट या फिक्स पॉइंट वेयर द टोटल मास ऑफ द बॉडी इज कंसेंट्रेटेड। ठीक है, जहां पर पूरे बॉडी का टोटल मास क्या करता है, लाई करता है, उसको क्या कहते हैं सेंटर ऑफ मास। तो इस तरीके से आपने देखा होगा सेंटर ऑफ मास की अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं, इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की अगर मैं बात करता हूं, इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका मतलब मैं अगर इसके पोजीशन वेक्टर की मैं बात करता हूँ, किसकी मैं बात करता हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आप ये बिल्कुल कह सकते हो कि दिस इज इक्वल टू आर वेक्टर, दिस इज समेशन एम आई आर आई। ठीक है, ये आपके पास में रहेगा आई इज गोइंग टू 1 to n, आप ये भी कह सकते हो, और समेशन एम आई, ये आपके पास में ये रहेगा। ये क्या चीज है आपकी, ये है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अगर हम बात करें पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास की तो ये आपके लाई करेगा। और आपको ये भी पता है बेटा, वेयर समेशन आई एम आई, अगर आप इसको ओपन करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड अप टू कहाँ तक जाएगा, प्लस mn, बी द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो इसका मतलब उसने सीधा सीधा कह दिया दिस इज इक्वल टू कैपिटल एन। कैपिटल एन को हम क्या बोल देंगे, टोटल मास ऑफ द सिस्टम कहेंगे। जब आप इस इक्वेशंस को लाई करोगे इस तरीके से फॉर्म में,
तो दिस इज R इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n mi ri अपॉन में क्या कह सकते हैं, कैपिटल M। क्या हो जाएगा, कैपिटल M। तो आप इसको, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू I to n mi ri, और इसको हम क्या कह सकते हैं, कैपिटल M R। ये इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि मैं जब इक्वेशंस को बात करूंगा, टोटल फोर्स को अप्लाई करूंगा, तो ये इक्वेशन मेरे पास में हमें पता होनी चाहिए कि हमारी ये इक्वेशन लाई क्या करेगी। तो ये तो हमें पता चल गया कि जहां पर भी समेशन I इक्वल टू 1 to n लोगे mi ri वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल M R वेक्टर, ये हम यूज करेंगे। अब मैं बात करता हूं आपसे फोर्सेज के, किसकी मैं बात कर देता हूं, नेक्स्ट आर्टिकल आपका क्या रहेगा, फोर्स। ये आपने देख लिया, क्योंकि ये यूज करेंगे इसलिए मैंने सेंटर ऑफ मास के ये बताया आपको। तो इस इक्वेशंस को आप इधर लिख दीजिएगा कि समेशन I इज इक्वल टू 1 to n mi ri दिस इज इक्वल टू कैपिटल M R वेक्टर। ये इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि इसको मैं आगे यूज करूंगा। अब मैं आपसे सिंपली बात करता हूं कि जो हमारा टोटल फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, ठीक है। और बॉडी के ऊपर दो तरीके के फोर्स लगते हैं, कि दो तरीके के फोर्स लगते हैं, एक्सटर्नल फोर्स और क्या लगता है आपका इंटरनल फोर्स। तो इस केस में मैं आपके कहता हूं, लेट द टोटल फोर्स एक्टिंग सिस्टम, ये ऐसे लिख सकते हैं, एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो हमारे पास में वो फोर्स क्या रहेगा, वो रहेगा Fi इज इक्वल टू Fi E, इसको एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। या F केवल E लिख दीजिए, प्लस समेशन J इज इक्वल टू 1, J डज नॉट बराबर रहेगा इसके, और ये रहेगा N, और इसको कहेंगे Fij। ये याद रखना आपको। इसका मतलब ये क्या चीज है आपके पास में, इसको बोलते हैं बेटा टोटल फोर्स, ओके। इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनल फोर्स। और इंटरनल फोर्सेस की अगर मैं बात करता हूं आपसे, इसका मतलब Fij इज कॉल्ड द इंटरनल फोर्स, ठीक है। ith पार्टिकल किसके लगा, फोर्स एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल ड्यू टू द jth पार्टिकल। ये ith पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है, लेकिन किसके द्वारा लगता है, jth पार्टिकल के द्वारा फोर्स हम ये अप्लाई कराते हैं। तो इस इक्वेशन को आपको फर्स्ट मानना है। आपने क्या काम किया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, वो आपके पास में क्या रहेगा, वो रहेगा Fi इज इक्वल टू, ये आप कह सकते हो dpi, क्योंकि dpi ओवर में dt। आप कहीं कहीं पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, pi वेक्टर डॉट का मतलब होता है डिफरेंशिएट। आ गया। जब आप इसको ऊपर आप यहां पर अप्लाई कीजिएगा, इसको यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, dpi ओवर में dt इज इक्वल टू Fe एक्सटर्नल, ठीक है, प्लस समेशन J इज इक्वल टू 1, J डज नॉट I एंड Fij। ये आपके पास में है। आप कहोगे टेकिंग समेशन ओवर ऑल द पार्टिकल्स,
तो आप समेशन अप्लाई करोगे, समेशन आई डी पी आई ओवर में डी टी विच इज इक्वल टू समेशन आई एफ ई प्लस, और यहाँ क्या आएगा, समेशन आई ब्रैकेट में समेशन जे इज इक्वल टू 1 जे डज नॉट आई एफ आई जे। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक सभी स्टूडेंटों को समझ में आ रहा होगा। आप बिल्कुल कह सकते हैं आई एंड जे आर डमी इंडिसेस। आई ऐसे लिख दीजिए, समेशन आई एंड समेशन जे आर डमी इंडिसेस। तो हम इस इक्वेशन को अच्छी तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं, समेशन आई डी पी आई ओवर में डी टी विच इज इक्वल टू समेशन आई एफ ई प्लस, और इसको आराम से इस तरीके से लिख सकते हैं आई कॉमा जे और जे डज नॉट आई। समझना, आई कॉमा जे, जे डज नॉट आई और एफ आई जे। ये इक्वेशन मैंने 2 मान ली। इस इक्वेशन को मैंने सेकंड इक्वेशन मान लिया है। ये चीज आपको याद रखनी है। जब आप सेकंड इक्वेशन इसको अच्छी तरीके से मान लोगे तो आप इसमें से इस वाले फैक्टर को पहले क्या करोगे, सॉल्व करके देखोगे कि डी पी आई ओवर में डी पी बराबर क्या रहता है। आप देखिए इसका सेकंड पार्ट यहाँ आपको देखना होगा। तो मैंने लिया समेशन आई डी पी आई ओवर में डी टी। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने इसको बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखा, दिस इज डी ओवर में डी टी, और पी आई को क्या लिख दिया, एम आई वी आई, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, एम वी रहता है। एम आई आपका क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। तो आप बिल्कुल इसको ऐसे कह सकते हो, एम आई डी ओवर में डी टी समेशन आई क्या आ जाएगा आपके पास में, वी आई। और आप इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, एम आई डी ओवर में डी टी समेशन आई, और इसको क्या कर दोगे, डी आर आई ओवर में डी टी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज नोन एज वेलोसिटी। तो आप इसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में कह सकते हो कि एम आई डी स्क्वायर ओवर में डी टी स्क्वायर समेशन आई, और क्या आ जाएगा, आर आई। ये है, और आपने इसको इस तरीके से लिख दिया, डी ओवर में डी टी स्क्वायर समेशन आई एम आई आर आई। अब आपको पता चल गया होगा समेशन आई एम आई आर आई का मतलब क्या है, कैपिटल एम आर आई। ये भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो आप इसके बराबर में हमेशा क्या लिखोगे, दिस इज डी पी आई ओवर में डी टी विच इज इक्वल टू डी स्क्वायर ओवर में डी टी स्क्वायर समेशन आई एम आई आर आई। आप ये लिखोगे, क्या लिखोगे, ये इक्वेशन इसके बराबर में आप लिखोगे। कोई भी कैसी भी डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। तो आपने इस तरीके से इसको लिखा, तो इक्वेशन 2 को आपने कैसे लिखा, नाउ इक्वेशन 2 कैन बी रिटर्न एज। तो बेटा आपने इसके जगह पर आपने बिल्कुल सिंपल इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख दोगे, डी स्क्वायर ओवर में डी टी स्क्वायर समेशन आई एम आई आर आई विच इज इक्वल टू समेशन आई एफ ई प्लस समेशन आई कोमा जे, जे डज नॉट आई, और क्या कह दोगे, एफ आई जे। अगर एन लगाना चाहते हो तो लगा लेना, नहीं तो मैंने लगाया हुआ है, आप यहाँ भी लगा सकते हो एन, तो एन, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन 3 हो गई। क्या हो गई, इक्वेशन 3।
इक्वेशन थर्ड तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पर बिल्कुल आपसे नीट एंड क्लीन शब्दों में लिख दिया था, आई एंड जे आर डोमेन डिजिट, आई एंड जे आर डोमेन डिजिट, दे कैन विदाउट चेंज। अगर हम उनका क्या कर देते हैं, इंटरचेंज, जब हम सम करते हैं विदाउट इंटरचेंजिंग आई एंड जे, तो आपको ये ध्यान से देखना, मैं एक और शब्द यूज कर रहा हूं, लेट, जो आपके पास में एफ आई जे है। अगर मैं न्यूटन्स थर्ड लॉ की मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो आपके पास में क्या होता है, यही तो कहा हुआ एफ आई जे बराबर होता है किसके, समेशन भी लगा लो इस पे, आई कोमा जे और जे डज नॉट आई, ये रहेगा समेशन आई कोमा जे, जे डज नॉट आई, एफ जे आई। आपने ध्यान दिया होगा मैंने क्या किया, आई चेंजेस विदाउट सम, मतलब सम करके आई चेंजेस, आई इंटरचेंज टू जे, तो आई को जे में कर दिया और जे को आई में कर दिया। जब इनके सम की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिएगा, समेशन आई जे, जे डज नॉट आई, एफ आई जे, तो आपने इसको देखा 1 में 2 टाइम्स, क्या कह दिया, 1 में 2 टाइम्स आई कोमा जे एफ आई जे प्लस समेशन आई कोमा जे और एफ जे आई। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट, क्योंकि एफ समेशन आई जे एफ आई जे प्लस समेशन आई जे एफ जे आई दोनों बराबर हैं, इसकी जगह पे ये लगता हूं तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होके, तो ये हमारे पास में कट जाता है। ये यहाँ तक सभी स्टूडेंटों को क्लियरली समझ में आ रहा होगा इस तरीके से। तो अगर आप बात करते हो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की मैं बात करता हूं तो एफ आई जे हमेशा किसका रहता है, माइनस एफ जे आई के रहता है। तो अगर मैं एफ आई जे इक्वल टू माइनस एफ जे आई लिखता हूँ यहाँ पर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये 0 हो जाता है। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ एफ आई जे, जे डज नॉट आई और एफ आई जे बराबर क्या हो गया, 0। तो ये केस आपका क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। तो इस तरीके से आपने यहाँ तक सभी स्टूडेंटों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप हमें बताइएगा। अब मैं आपको यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ और इक्वेशंस को आपके सामने लिखने की, ये ठीक है, ये मिटा दिया। तो आपके सामने जो इक्वेशन आ जाती है, न्यू इक्वेशन जो बन के आती है वो ये आती है, डी स्क्वायर ओवर में डी टी स्क्वायर समेशन आई एम आई आर आई विच इज इक्वल टू समेशन आई एफ ई, ठीक है। और ये आपके पास में क्या हो गया था, 0, पर मैं लिख देता हूँ इसको भी, आई कोमा जे, जे डज नॉट आई एंड, और ये क्या था एफ आई जे। अब ये क्या था आपका, ये 0 हो गया, क्या हो गया, देयरफॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ ने जब आपने इसको करके देखा, समेशन दिस जे डज नॉट आई टू एन एफ आई जे, दिस इज 0। तो अब इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर ओवर में डी टी स्क्वायर समेशन आई एम आई आर आई, और ये किसके बराबर हो जाएगी, समेशन एम समेशन आई एफ ई के बराबर हो जाएगी। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो गया। और आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, एम आर होती है। तो आप कह सकते हो डी स्क्वायर ओवर में डी टी स्क्वायर, और ये क्या हो गया कैपिटल एम आर, और ये किसकी वैल्यू है समेशन आई, तो एफ ई के बराबर है, ठीक है। ये केस आपने देख लिया। और आप समेशन आई
एफ ई को आप रिटर्न कर सकते हो, एम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, डी स्क्वायर आर ओवर में डी टी स्क्वायर। हमें यही दिखाना था कि जो आपके पास में जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है, टोटल मास कैपिटल एम हो गया, आर क्या चीज है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो यही केस आपके सामने हम लेकर आए हैं। इसमें क्या कह रहा है कि जो एम डी स्क्वायर आर ओवर में डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स, किसके बराबर रहेगा, टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो ये केस आपने अच्छी तरीके से देखा, क्योंकि बिना इसके आप अगली थ्योरम को कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट आर्टिकल आपका क्या रहेगा, इसी बेस पर रहेगा। तो अब नेक्स्ट आर्टिकल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपको एंगुलर मोमेंटम का भी केस समझ में आएगा और आपको लीनियर मोमेंटम का भी केस समझ में आएगा। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया मैकेनिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर मैं आपके साथ में जल्दी ही शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कंजर्वेशन थ्योरम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल फॉर अ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का केस रहेगा, एंगुलर मोमेंटम का केस रहेगा, ऐसी एनर्जी का केस रहेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।